नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासी तस्वीर और चुनावी माहौल अब एकदम बदल गया है। कुछ वक्त पहले तक जो बीजेपी मजबूती से 400 पार का दावा करती दिख रही थी, अब उस बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने ऐसी चुनौती दे दी है कि चुनाव एकदम दूसरे रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा रास्ता जिस पर बीजेपी के लिए कांटे ही कांटे हैं, और ये कांटे खुद बीजेपी ने अपनी करनी से उगाए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप जानते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद कांग्रेस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, हाल की इन दो घटनाओं से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। और कल इस माहौल की एक बानगी हम रामलीला मैदान में देखेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम देखेंगे, जहां इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। यह रैली किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी या एक मुद्दे को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही है। इस रैली में इंडिया के तमाम दल शामिल हो रहे हैं। सारे बड़े नेता कल एक बार फिर एक मंच पर दिल्ली में रामलीला मैदान में नजर आएंगे और वहां से एक साथ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हुंकार भरेंगे। आज कांग्रेस ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे जयराम रमेश। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, जरा सुन लेते हैं इस रैली के बारे में, तैयारियों के बारे में। सुनिए जी, मैं कल की रैली के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। सारे इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है। तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, फिर भी कल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है। इंडिया जनबंधन की दूसरी रैली है, पहली रैली नहीं है ये। आपको याद होगा, मुंबई की शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद 17 मार्च को इंडिया जनबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, और सभी नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग वहां मौजूद थे। और वहां शंखनाद वहां से शुरू हुआ, और आज कल दूसरा शंखनाद होगा रामलीला मैदान से। मुद्दे तो सुन रहे थे आप जयराम रमेश को। जयराम रमेश ने रैली की तैयारियों और रैली में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बता दिया है, और इन्हें सुनकर बीजेपी की नींद पक्का उड़ गई होगी, क्योंकि 10 सालों तक बीजेपी ने जनता से जुड़े इन मुद्दों पर जवाब नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव के पहले भी बीजेपी चुप रही तो ये चुप्पी उस पर भारी पड़ेगी। वैसे कल होने वाली रैली की खास बात यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता इसकी तैयारियां मिलकर कर रहे हैं। जबकि आप याद कीजिए 10-12 साल पहले माहौल क्या था, वो बिल्कुल अलग माहौल था। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के दुश्मन नजर आते थे, तब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आते थे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया है, उसकी कोशिश की है, उसका मुकाबला करने के लिए अब अलग अलग विचारधारा रखने वाले भी एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। आज हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कल की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गईं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इससे पहले ये देखिए मुलाकात दोनों की, और इससे पहले दोनों की फोन पर भी बात हो चुकी है। राजनीति से अब तक दूर रहने वाली ये दोनों महिलाएं इस वक्त जिस तरह मजबूती से अपने परिवार पर आए संकट और इस देश में लोकतंत्र पर पड़ रही मार के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, उसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा और जनता की नाराजगी
बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। आइए सुनते हैं कि दिल्ली पहुंचकर क्या कुछ कहा कल्पना सोरेन ने। सुनिए जरा। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। आज उनकी मुलाकात होगी मैम? कब, किसकी मुलाकात? मैम के साथ आज ही है। और उधर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सोनिया गांधी से मिलकर कल्पना सोरेन बाहर निकली हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल दोनों की मुलाकात, उससे पहले कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी हैं वो अपनी बात रख रही थी और कल्पना सोरेन से जब पूछा गया कि क्या आप सोनिया गांधी से मिलेंगी तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मेरी मुलाकात है शाम को, अभी समय मिला है और अभी जब चर्चा हम कर रहे हैं तो सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर चुकी हैं। कल्पना सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात हो गई है। कल सोनिया गांधी भी इस रैली में रहेंगी। और उधर बिहार से तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी मीडिया से दिल्ली पहुंचकर जो बातें कही हैं वो भी सुनना यहां जरूरी है, क्योंकि वो सीधी बात करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जिस प्रकार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। सुनिए जरा। उनका मुंह है वो तो बोलेंगे, उनके मुंह से जो मन में है वो बोलें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा। तोड़ना मोड़ना 400 क्या 150 पार करना भी मुश्किल है, कह रहे हैं यहाँ तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। और बीजेपी आप जानते हैं दोस्तों कि वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी की कार्रवाई को लेकर संदेह के कटघरे में खड़ी है इस वक्त। आज एक खबर आई जिससे पता चला कि शराब घोटाला मामले में ही उधर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और उसी मामले में एक आरोपी और बाद में सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बने राघव मंगुटा रेड्डी के पिता मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को आंध्र प्रदेश के टीडीपी से लोकसभा का टिकट मिल गया है। टीडीपी आप जानते हैं एनडीए का हिस्सा है, यानी बीजेपी का साथी है टीडीपी। और इससे एक बात जो साफ साफ समझ में आती है वो ये कि यहां से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो शराब घोटाले में कुछ मैनेज करने की कोशिश करती आई और इसी का आरोप तो लगा रहे थे कल परसों जब कोर्ट में खड़े थे अरविंद केजरीवाल। आज ये एक्सक्लूसिव खबर छपी है कुछ अखबारों में और इसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज थे और आतिशी दोनों। क्या कुछ कहा है इसी मसले को लेकर जरा सुन लेते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन महीनों के दौरान मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का
भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये गंभीर आरोप नहीं बल्कि ये सच्चाई है, इसलिए क्योंकि आज ही ये खबर तमाम अखबारों में छपी है। टेलीविजन चैनल्स में आप नहीं देखे होंगे, लेकिन अखबारों में, कुछ अखबारों में जरूर ये खबर छपी है कि कैसे एक आरोपी जो शराब घोटाले का आरोपी है, जो बाद में सरकारी गवाह बन जाता है और वो टीडीपी में शामिल होता है और उसे टिकट दिया जाता है, यानी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में वो भी धुल गया। वॉशिंग मशीन का जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी है कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन और मोदी की वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, बीजेपी की वॉशिंग मशीन और मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर भ्रष्टाचार के दागों को मिटा रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है, पहले देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ एक करप्शन और तमाम ऐसे आरोपों के साथ एक टी शर्ट को डालती है कांग्रेस पार्टी और उधर से जब वो साफ करते हैं तो बीजेपी लिखी हुई ये टी शर्ट जो है वो निकलकर बाहर आती है। तो पवन खेड़ा यहाँ जो बताना चाह रहे हैं वो यही, जो थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के दोनों प्रवक्ता, दोनों नेता जो हैं वो बता रहे थे कि कैसे यहाँ आप चले जाते हैं उधर बीजेपी में और आपके सारे दाग धुल जाते हैं। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल, इलेक्टोरल बॉन्ड के घपले या विपक्ष पर हो रही कार्रवाई, यानी सबका कच्चा चिट्ठा अब सामने आ रहा है दोस्तों, और बीजेपी बुरी तरह इसमें फंस रही है। ऐसे में कल होने वाली रैली में अब बीजेपी पर और कैसी चोट पड़ने वाली है, आज इसी की चर्चा इस कार्यक्रम में हम करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंडिया की ताकत से कैसे बदल गया है ये चुनाव, इस चर्चा में वो समझेंगे। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव दोस्तों, बदल रहा है नहीं, बदल जाएगा नहीं, ये चुनाव अब बदल चुका है। कैसे बदल चुका है और इसमें इंडिया की क्या भूमिका है, इन सब पे अभी चर्चा करेंगे। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, डॉक्टर
राकेश पाठक जी, संजय कुमार सिंह साहब और प्रोफेसर रविकांत जी, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। टी शर्ट वाली कहानी बड़ी अच्छी लगी। ऐसे वॉशिंग मशीन, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी वॉशिंग मशीन के बारे में कई बार बात करते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी को लेके आते हैं। प्रशांत जी डैशबोर्ड की बात करते हैं, कभी कहते हैं हवा का रुख बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं, ये नई वॉशिंग मशीन ये कहां से आ गई कांग्रेस के पास? बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन, और उसमें प्रशांत जी बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन और मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर, उससे करप्शन से लिप्त जितने भी काले धब्बे वाले जितने भी कपड़े हैं वो सब साफ हो जाते हैं और बीजेपी ब्रांड दिखाई देता है। बहुत महंगी है राजीव जी वॉशिंग मशीन। ये इसकी कीमत 8,500 करोड़ रुपए है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पहुंचा है बीजेपी के पास। तो इतनी महंगी वॉशिंग मशीन आम आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन वो कमाल की वॉशिंग मशीन है ये। लेकिन ये वॉशिंग मशीन राजीव जी डेमोक्रेसी के ऊपर जो धब्बे आ रहे हैं उसको भी ये धो देगी। और ये मैं देख रहा हूँ कि विमर्श जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो काफ़ी जनता के बीच में भी ये वॉशिंग मशीन जा रही है। मुझे याद है कि ममता बनर्जी भी ऐसी एक वॉशिंग मशीन पब्लिक मीटिंग में 2022 के इलेक्शन में लेकर गई थी। तो ये विमर्श जो है करप्शन का, और करप्शन के मुद्दे पर राजीव जी मतलब उन्होंने, पवन खेड़ा जी ने अपनी बात थोड़ा हास्य विनोद के जरिए रखी है, लेकिन जनता में भी ये मैसेज जा रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया के मीम्स, देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों को चर्चा, राजनीतिक चर्चा में लाना चाहिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया के मीम्स, कॉमेडियंस इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक दरवाज़ा नॉक करता है दो लोग किसी का, और वो आई कार्ड दिखाते हैं सीबीआई और ईडी का। वो आदमी भागता है और वो पीछे भाग रहा है सीबीआई ईडी, और वो फिर रुक जाता है, बिजली गिरती है उनके ऊपर, और वहाँ बीजेपी का जो है वो फटका रखा हुआ है। तो वो लक्ष्मण रेखा, वो उस फटके को जो है नमन करके वो ईडी सीबीआई लौट जाता है जी। इस तरीके का विमर्श जनता के बीच में बहुत तेजी से जा रहा है। जब विमर्श जाने लग जाता है जनता के बीच में सोशल मीडिया के जरिए, इस तरीके के सिंबल्स के जरिए, तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत गहरा होता है। मैं बार बार इमरजेंसी के बाद के इलेक्शन की बात करता हूँ, और इलेक्शन की वहाँ पे बहुत नारे जो है, ऐसे ऐसे नारे लगे थे राजीव जी जो कि बड़े लोकप्रिय भी हो गए थे, जिन नारों को हम यहाँ कह भी नहीं सकते जी। तो कई सारे ऐसे नारे जो है वो लगते हैं, और इस तरीके के जो राजनीतिक विमर्श है वो इन शब्दों से, इन सिंबल से पैदा होता है। याद कीजिए कि स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर लेकर प्रचार करें 2014 में, वो गैस का सिलेंडर उन्हीं के ऊपर भारी है, लेकिन वो प्रचार कामयाब रहा था। तो इस तरीके के मीम्स, इस तरीके के जो शब्द हैं, सिंबल्स हैं, वो बड़े काम आते हैं। दूसरी बात कि बीजेपी जब इन चुनावों में है, दो बातें कहूंगा राजीव जी। जब बीजेपी इन चुनावों में है तो विमर्श बीजेपी की तरफ से नहीं आ पा रहा है। बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम है या उनके खेमे के जो लोग हैं, वो उस विमर्श को ला नहीं पा रहे हैं जो केंद्रीकरण करने की बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जैसा 2014 या 2019 में था, एक केंद्रीकृत मुद्दा था। मोदी जी जो हैं वो राहुल गांधी का स्पीच सुनते हैं, उसमें से कोई एक शब्द पकड़ लेते हैं। कल एक रैली होने जा रही है, मैं अभी से भविष्यवाणी कर दूं इसकी राजीव जी कि कल राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, उसका एक शब्द उठाएंगे मोदी जी परसों, और परसों उस शब्द को जो है वो विवादित कर देंगे। ये
मतलब ये कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं हो सकता कि रोज राहुल गांधी कुछ बोलेंगे और आप उसमें से एक शब्द उठाएंगे, उसको उछाल देंगे, एक मीडिया आपके पास है, वो करेगा काम। तो कहने का मुद्दा यह है कि राजीव जी की कोई एक सेंट्रल थीम नहीं है। जी बिल्कुल। वॉशिंग मशीन का भी जो लोग व्यापार करते हैं राजीव जी, वो भी एक सेंट्रल थीम लेकर चलते हैं। मैं इस वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो सचमुच की वॉशिंग मशीन जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस वॉशिंग मशीन की भी एक थीम होती है। ये देखिए, कल्पना सोरेन की आज सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई है, बिल्कुल, उन्होंने बताया था कुछ दिन पहले। तो ये बड़े राजनीतिक विमर्श, दूसरी तरफ आप कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को आप देखिए कि उनका विमर्श बड़ा केंद्रित है। दूसरी बात की बार बार इस बात को कहना आवश्यक है कि लोकतंत्र और संविधान की बात जो है वो जनता के बीच में धीमे धीमे जा रही है, और ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी है, ये कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी मोदी जी को मुश्किल में डाल देगी। बिल्कुल। और वो पूरी उम्मीद कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी से लगा के बैठे हुए हैं कि वही उनकी नैया पार करेगी, चाहे वो मशीन के जरिए करे, चाहे वो किसी भी ढंग से करे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए किए, और कर ही रहे। कांग्रेस के साथ खाते सील कर रखे हैं, जिसको चाहते ईडी में गिरफ्तार करते बुलाते हैं। इससे चुनाव नहीं जीता जा सकता राजीव। चुनाव जीता जा सकता होता तो इंदिरा गांधी सत्ता के बाहर नहीं होती। जी, दो तीन विमर्श के लिए दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आप रख रहे हैं, और उन बातों को आगे हम बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली की रैली को किस हिसाब से आप देखते हैं? पटना की रैली हमने देखी, हमने मुंबई की रैली देखी, और अब दिल्ली की रैली। दिल्ली की रैली से पहले जो घटनाक्रम है उसको हम तेजी से बदलते देख रहे हैं। मुंबई की रैली में याद कीजिए, कल्पना सोरेन जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हैं हिंदुस्तान के सियासी पटल पर। क्या हम कल अब सुनीता केजरीवाल को इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे? और इन दोनों की मुलाकात, उसके बाद देखिए, महिला शक्ति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी अभी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी के एक शब्द को पकड़ेंगे कल नरेंद्र मोदी, और परसों और आने वाले समय में जब भी भाषण उनका चलेगा तो उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमेंगे। अचानक अभी मुझे उस शक्ति शब्द की याद आ गई, क्योंकि इससे पहले वाली रैली यानी शिवाजी पार्क वाली रैली में जब राहुल गांधी ने शक्ति शब्द की बात की थी, तो उसी शक्ति को इर्द गिर्द रखते हुए, महिला से जोड़ते हुए, दैवीय शक्ति से जोड़ते हुए क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उसी शक्ति को देखिए कि यहां जिस महिलाओं की वो बात करते थे, उन्हीं में से 3 महिलाओं की तस्वीर अभी आपने देख ली। एक कल्पना सोरेन, जिनकी मुलाकात होती है सुनीता केजरीवाल से, फिर इसी कल्पना सोरेन की मुलाकात होती है सोनिया गांधी से। ये देखिए, 3 महिला, और ये तीनों कल मंच पर मौजूद रहेंगी। क्या तस्वीर बदल चुकी है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, हमारे लोक में एक कहावत है कि जब पति पर बुरा साया आता है तो पत्नी को उस बला को दूर करने के लिए सामने आना पड़ता है। कल्पना सोरेन पहले ही मोर्चा संभाल चुकी, और इस बीच में सुनीता केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। नरेंद्र मोदी जिन महिलाओं की बात करते हैं, और राहुल गांधी के उस शब्द को लेकर के जो उन्होंने उसकी मीमांसा की गलत ढंग से, और जो उन्होंने जोड़ा कि हम तो माताएं जो बहनें हैं उसको हम शक्ति मानते हैं। लेकिन यही नरेंद्र मोदी है जब मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण होता है तो ये नहीं खड़े होते। जब महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न होता है तो मोदी जी की आंखों में एक आंसू नहीं आते, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि वो निर्लज्जता की हद तक चले जाते हैं। एक लफ्ज नहीं देश का प्रधानमंत्री बोलता, देश की बेटी के लिए, देश की बेटियों के लिए वो अगर शक्ति की बात करे तो उससे बड़ा और कोई जुमला नहीं, और कोई वो एक तरह का झूठ नहीं। अब कल जो रैली होने जा रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंक देने वाली ये रैली होगी। जो नरेंद्र मोदी की सत्ता का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोकने वाली ये रैली होगी। मोदी अपने उस ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए जिस तरह से
पूरे विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। कहीं आपने अकाउंट सीज कर दिए, लेकिन उसी विपक्ष में से जो लोग हैं जो मोर्चा संभाल रहे हैं, चाहे उसमें बहुत वरिष्ठ और बीमार भी रहती हैं सोनिया जी, उनका मार्गदर्शन हो, खड़गे जैसे सीनियर लोग होंगे, समूचा विपक्ष 28 पार्टियों के नेता एकजुट होकर के मंच पर होंगे और वो उन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे होंगे जो इस देश के लोगों की हैं। जो मोदी ने 10 साल में लोगों को दिया, क्या दिया? लोगों को जुमला, झूठ का कारोबार, बेरोजगारों के हाथ में, जो कल परसों शायद योगी आदित्यनाथ का भाषण आया था कि एक वोट आपको कांवड़ यात्रा में ले जाएगा, तो आपने क्या दिया? नौकरी नहीं दी जी, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने एजुकेशन छीन ली, लोगों के सपने छीन लिए। राजीव जी, किसी भी देश का लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब देश के लोग मजबूत हों, जब देश के लोगों की तरक्की हो रही हो। लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप राशन की लाइन में लगा करके अगर ये कहते हैं कि देश तरक्की पर है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, तो इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता है। महंगाई की हालत यह है कि लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, आटा इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी, रिक्शे वाला, मजदूर वो आटा नहीं खरीद पा रहा है। तो क्या कि वो केवल 5 किलो जो आप अनाज दे रहे हैं उसको उबाल करके खाएगा? और ये क्या इसलिए है कि लोग कुपोषित हों? और मोदी जी तो वही है कि जिनका गुजरात में हर तीसरा व्यक्ति कुपोषित था, उनके ही राज में जी, जिसको बहुत बड़ा डेवलपमेंट का रोल मॉडल बताया जा रहा था। और मोदी जी की टिप्पणी क्या थी राजीव जी? वो टिप्पणी थी कि गुजरात की लड़कियां इसलिए कमजोर है क्योंकि वो दूध नहीं पीती हैं, वो सौंदर्य बोधी हैं। बिल्कुल, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा थी। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा है वहां पर। वो कभी भी कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए जो टेलीप्रॉम्प्टर पर उनको लिख करके दिया जाता है, उसको भी कई बार वो फिसल जाते हैं बांचने में। तो ये बांचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, या इस देश में लोगों की तरक्की, रोजगार, महंगाई से मुक्ति, ऐसे स्वप्न वाला प्रधानमंत्री चाहिए? ये लोगों को बात बहुत स्पष्ट हो गई है और मुझे लगता है कि कल की रैली से और ज्यादा पर्दाफाश होगा कि जो लोकतंत्र में जिस तरह से उसको बंधक बनाने की कोशिश हो रही है, इस देश का करोड़ों दलित, आदिवासी, और जो सोरेन है कल्पना जी, वो एक महिला भी है और आदिवासी भी है। बिल्कुल, और वो आदिवासी जिन्होंने 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेजों को जिस तरह से मार मार करके कई जगह से भराया था, जो उलगुलान पूरा हुआ था, क्रांति तो बाद में हुई, वही आदिवासी जो इस देश की धरती के असली मालिक हैं, राहुल गांधी जिनको कहते हैं कि पहले मालिक हैं, वो आदिवासी शक्ति भी कल की रैली में दिखाई देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्फत वो दलित वंचित तबकों की आकांक्षाओं की शक्ति भी दिखाई देगी। वो राहुल गांधी जो नौजवानों का हीरो, जो किसानों का हमदर्द, जो इस देश को एक नया सपना दिखाने के लिए आगे आया, जिसने सड़क पर पैदल चल के इस देश को जोड़ने की पूरी कोशिश की, वो राहुल गांधी भी इसमें होंगे। उद्धव ठाकरे से लेकर के और तेजस्वी यादव तक एक बड़ी समझदार नौजवान पीढ़ी जो इस देश को बनाने के लिए, इस देश में जो लोकतंत्र पर हमला हुआ है, संविधान पर हमला हुआ है, उसको बदलने के लिए कल की रैली में जय घोष होने जा रहा है। राजीव जी, कल की रैली वो शंखनाद होगी जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की मुनादी भी होगी इसी रैली में। जी बिल्कुल, कल की रैली बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली के रामलीला मैदान में कल रैली होने जा रही है, लेकिन क्या उससे पहले तस्वीर बदल चुकी है? प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप? क्या तस्वीर बदल चुकी है चुनाव की, लोकसभा चुनाव की? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, तस्वीर
इस चुनाव की धीरे धीरे बदली है। जब राम मंदिर का जिस दिन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दिन से तस्वीर बदलने लगी थी कि देश के लोगों ने सोचा, समझा, माना कि इस पूरे समारोह पर तो एक पार्टी का कब्जा हो गया। जजमान तक भी कोई शंकराचार्य नहीं रहे, पूरे पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया। तो मन में तो सबके उसी समय ये बात बैठी थी, लेकिन उसके बाद भी एक कारण नहीं होते हैं तस्वीर बदलने की। तस्वीर इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद पूरी तरीके से बदल चुकी है और उसके बाद ये चीजें नित्य नई नए घोटालों का पर्दाफाश बोलिए जो हो रहा है कि 41 कंपनियां और उससे 2700 से ज्यादा करोड़ रुपए सीबीआई, ईडी, आईटी की सक्रियता से वसूले गए। तो इन 41 कंपनियों में कम से कम तो 41 मामले हैं ही, और हर मामला बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार है। सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार है हर मामला। कोरोना में वैक्सीन का मसला हो, जो दवा की फर्म से जो खरीदारी कराई गई है, नकली दवा या बेच करके, नकली दवा इसलिए कि वो टेस्ट में फेल हुए कंपनियां हैं जिनको पैसे ले करके अनुमति दी गई कारोबार करने। यानी हमारी जान से खिलवाड़ हुआ, ये बात जनता के सामने है जी। इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन गिरोह बनाना, डेमोक्रेसी को खत्म करना, ये सारी बातें रही। और इसमें जो एड ऑन फैक्टर लगातार जुड़ा, वो हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना, या अरविंद केजरीवाल जी का जो स्टेटमेंट कोर्ट में आया, उस कोर्ट में आए स्टेटमेंट का की कोई काट लेकर बीजेपी नहीं आ सकी आज तक। बोल नहीं पा रही है बीजेपी की नहीं, ये बात गलत है, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा मिला है इसकी टाइमिंग का मतलब ये नहीं है जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। बोलना चाहिए ना बीजेपी को कि अरविंद केजरीवाल हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता आज तक बोला है? मैंने राजीव जी, मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूं, कोई नेता आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सका कि अरविंद केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गलत है। ये नहीं बात है, वो उल्टा अरविंद केजरीवाल पर जरूर आरोप लगाते हैं, 10 आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई देने बीजेपी का कोई नेता आज तक नहीं आ सका है। तो आप आंख मूंद लेंगे तो जनता आपको निर्दोष नहीं मान लेगी, आप भटका देंगे तो जनता आपको निर्दोष नहीं मान लेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे ईडी एक आरोपी को बेल देती है, बीएमएलए के आरोपी को, और कैसे उसके बयान बदलने पर, उसको अरविंद केजरीवाल का नाम लेने पर उनको फंसा दिया जाता है और बीजेपी उसके बदले में उसको 55 करोड़ 60 करोड़ रुपया देती है जी। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं दे पा रही है बीजेपी, तो जनता के मन में संदेह के बादल जो है विश्वास में बदलते चले जा रहे हैं। आज ही जस्टिस नागरत्ना जी ने क्या कहा है सबको पता है ना। कहा है उन्होंने कि ये जो नोटबंदी हुई थी, ये नोटबंदी तो जितने नोट थे सबके सब बाहर वापस आ ही गए, तो हुई क्यों थी जी। यानी सफेद को काला को सफेद करने का ये अपॉर्चुनिटी लाया गया। तो राहुल गांधी ने तो बहुत पहले कहा था कि ये नोटबंदी जो है ये काला को सफेद करने का काम है, इससे जनता का भला नहीं हो रहा है, ये अपनी भलाई कर रहे हैं। और इस चुनाव के पहले हुई थी और उस समय विपक्षी दलों को टारगेट किया गया था, कमजोर किया गया था इस नोटबंदी के बहाने से। कहा था कि नोटबंदी से विरोधी दल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काला धन है, और इस बात पर विश्वास दिलाया था। लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। आज लोग समझ रहे हैं कि वो नोटबंदी जो हुई थी, बीजेपी ने अपने काले कारनामों को मजबूत करने के लिए वो नोटबंदी की थी, और वह नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार में डूबते चले जाने का सफर है। और ये सफर
जनता ने देख लिया है कि किन मार्गों से बीजेपी चल रही है, किन मार्गों से वो सबसे सशक्त पार्टी, सबसे संसाधन युक्त पार्टी और सबसे ताकतवर पार्टी हुई है। क्योंकि ये पार्टी अपने जहां जिन राज्यों में सरकार नहीं बना पाती है वहां सरकार गिराती है, सरकार खरीदती है, अनैतिक काम करती है, एमएलए खरीदती है, राज्यसभा के सांसद खरीदती है, लोकसभा के सांसद खरीदती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से सिंक हो गई हैं और ये सिंक इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने अति कर दी। अपना तो फैलाव किया ही, लेकिन विपक्षी दलों पर जो दमन का सिलसिला शुरू किया, कांग्रेस का खाता फ्रीज करना, जनता को ये बात पच नहीं रही है। कांग्रेस जितना बोलती, जितना विरोध करती तो शायद लोगों को लगता कि ये अपनी छाती खुद पीट रही है, लेकिन जनता बोल रही है कि इलेक्शन के समय में कांग्रेस का खाता फ्रीज क्यों है। ये जनता के, आप कहीं भी माइक लेके चले जाइए जनता के बीच में, वो कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। तो जब जनता बोलने लगे कि मोदी गलत है, मोदी भ्रष्ट है, मोदी सरकार तानाशाही है, तो समझिए कि ये समय तस्वीर बदल चुकी है। तो मुझे लगता है मैंने आपके प्रश्न को जस्टिफाई कर दिया है। जी प्रेम कुमार जी, बिल्कुल दोबारा आता हूं आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव बदल चुका है और उसमें अब जो खेल है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है? क्या कहेंगे मुंबई से लेकर पटना से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, और दिल्ली में कल है रैली, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं एक उत्साह को दिखा रही हैं और तमाम नेताओं की तस्वीरें अभी आप देख ही रहे थे। क्या सचमुच बदल चुका है ये चुनाव? राजीव जी, एक शब्द के हेरफेर के साथ जरा इस वाक्य का प्रयोग करूंगा। बदल चुका है कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन बदल रहा है। आगे विस्तार में जाएं उससे पहले रविकांत जी ने रामलीला मैदान का जिक्र किया, आपने भी किया है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए छोटी छोटी जानकारियां कि रामलीला मैदान का ऐतिहासिक महत्व है हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में। आजादी के आंदोलन में बापू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सबकी बहुत पसंदीदा जगह थी रामलीला मैदान, यहां सभाएं हुआ करती थी। आजादी के बाद, भारत पाकिस्तान के दोनों युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने और उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने, दोनों लोगों ने वहां पर सभा की थी। जयप्रकाश नारायण ने इसी रामलीला मैदान से शंखनाद किया था श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इसी रामलीला मैदान में 28 जनवरी 1961 को महारानी एलिजाबेथ ने भी भाषण दिया था, जिनकी दास्ता से हम लोग आजाद हुए हैं। और इसी रामलीला मैदान में दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध और विशाल रामलीला के आखिरी दिन रावण का दहन भी होता है। तो ये रामलीला मैदान प्रतीकात्मक रूप से, और अभी हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, चाहे रामदेव का आंदोलन हो, ये सब आंदोलन भी इसी रामलीला मैदान से शुरू हुए और उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं रामलीला मैदान से शुरू हुए आंदोलनों ने। और कल जब, जैसे जयराम रमेश गठबंधन की जगह जनबंधन कह रहे हैं जी, कल जब इस जनबंधन की बड़ी सभा होगी तो वो जो आपका दावा है कि चुनाव बदल चुका है, तो वो कल से और ज्यादा तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। अब हम बिंदुवार मीमांसा करें इस चुनाव की। जब चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया नाम का गठबंधन है, न तो ये सीटों की साझेदारी कर पा रहा है, न इसकी तैयारी समय से शुरू हुई है, न इसका अभियान शुरू हुआ है समय से। लेकिन अब जाकर हम ये कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ टाइमली हो रहा है। हो सकता है हमें थोड़े दिनों बाद ऐसा लगे कि अगर उस वक्त शुरू हो गया होता ये सब, तो अब तक उसकी गर्मी भी कम हो गई होती। चुनाव बहुत लंबा है सर, 2 जून तक चलना है, पूरे 1.5-2 महीने चुनाव है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो टाइमलाइन तय की है कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने, वो सही तय की है। और अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य यह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे संयोग से
दुर्योग से उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं वे सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो। नोटबंदी के मामले में 4-1 के फैसले से, 4 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, और उसमें जो असहमत न्यायमूर्ति थी श्रीमती नागरत्ना, जिनका भी आदरणीय प्रेम कुमार जी ने जिक्र किया, संयोग है कि इतने दिनों पुराने फैसले में जिसमें यह कहा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि नोटबंदी का फैसला सही था, लेकिन वो जो एक असहमत न्यायमूर्ति थी उनका बयान आज सामने आ गया किसी और संदर्भ, किसी और अवसर पर, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 98% नोट वापस आ गए थे। तो सारी चीजें बीजेपी और मोदी के खिलाफ प्रकट होती जा रही हैं, और जनता के बीच में यह माहौल बनना शुरू हो चुका है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे हैं विपक्ष को, बराबरी से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा। न केवल डीबी लाइव और हम लोग, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस पर नजर रखे हुए है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं, लोगों को आजादी से चुनाव करने का, वोट देने का अवसर मिले, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना इस बात का पर्याप्त परिचायक है कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में अति हो रही है, सत्ता की अति हो रही है। इसलिए अब चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग ज्यादातर सीटों पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो गए। जहां बचे हैं, जिनके अगले चरण में चुनाव है, वो भी 2-4 दिन में नाम सामने आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि बीजेपी के हताश होने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो रविकांत जी ने भी इशारे में कहा, बहुत स्पष्ट कहा, कि बीजेपी और मोदी को मुद्दा नहीं मिल पा रहा। वे किसी एक कोर इशू के साथ चुनाव में नहीं जा पा रहे, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम दल, तेजस्वी यादव हो, वे अपने मुद्दों पर अडिग हैं, अटल हैं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा, और वे चिढ़ नहीं रहे, वहां से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। यही बीजेपी की हताशा का कारण है। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनाव बदलता जा रहा है, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राह और कठिन होती जाएगी। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राह और कठिन होती जाएगी। चुनाव बदलता जा रहा है, और इस बदलते माहौल में, बदलते चुनाव में क्या कुछ हम देख रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, फिर श्रवण गर्ग साहब के पास आऊंगा। संजय जी, कैसे आप देखते हैं? और देखिए, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ होता हुआ, और उन सब के बीच इंडिया गठबंधन बहुत सारे मुद्दों के साथ है। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब से आया है तब से तो और भी ज्यादा, और उसकी बानगी लगातार हम देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक खबर आज और आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी। आरटीआई से, राइट टू इंफॉर्मेशन से यह खुलासा हुआ है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया है, उसके ठीक 3 दिन पहले 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड छापने के लिए उसका ऑर्डर दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जब असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट घोषित करता है, उस समय भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई हो रही होती है। 15 फरवरी को यह फैसला आता है। 21 फरवरी तक 8,550 या 8,450 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो एसबीआई को सप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद 25 फरवरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से चिट्ठी जाती है और इस पर रोक लगाई जाती है, जिसमें 1650 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो रोक दिए जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर देता है, उसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई होती है। यह समझ लीजिए कि कितना बड़ा यहां पर अंदर खाने में भ्रष्टाचार चल रहा था या उसकी कोशिश हो रही थी। चलिए इस चीज को किनारे कर देते हैं, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। संजय जी, ये जानकारी थी जो अपने साथियों तक, हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो जानते हैं इस खबर को, वो बिल्कुल सही है। नहीं जानते हैं तो हम लोगों ने इस मसले पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, और इसमें भी चर्चा में हम इसको और लेके आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इस बारे में राहुल गांधी और तमाम जो राजनेता हैं वो तो बोल चुके हैं, लेकिन एक राजनेता का पति अगर बोलता है, और वो पति जो एक वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट है, वो अगर बोलता है तो उसके मायने हैं। बात कह रहा हूं मैं निर्मला सीतारमण के पति की। खैर, लेकिन आए संजय जी, क्या मुद्दों का अभाव है भाजपा के पास? संजय जी,
क्या मुद्दों का अभाव हो गया है? भाजपा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष के बोले गए किसी एक शब्द को ही उठाते हैं। याद कीजिए, पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने परिवार की बात की, मैं भी मोदी का परिवार चल गया। राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क की रैली में शक्ति की बात की, माता शक्ति, दैवी शक्ति, क्या शक्ति, इसकी बात होने लगी। अब कल का इंतजार करें क्या, क्योंकि कल एक तरफ जहां दिल्ली में ये रैली है, महारैली है इंडिया गठबंधन की, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली रखी है, वो मेरठ में है। तो कल इंतजार रहेगा मोदी जी को भाषण देने का। बिल्कुल, मुझे हमेशा लगता है कि क्लास में फर्स्ट करने वाले बच्चे का कंपटीशन किसी ऐसे बच्चे से है जो कई साल से फेल कर रहा है। और आम आदमी को इसको इसी तरह से समझाया जा सकता है कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो फेल कर रहा है, हर बार फेल करता है, उससे अगर कुछ कहा जाएगा कि तुम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाओ, तो वो वही करेगा कि परिवार बनाएगा और पता चला कि उसकी पत्नी उस परिवार में शामिल नहीं है। जो पहले ये कहता रहा था कि मेरा परिवार नहीं है इसलिए मैं एक्सक्लूसिव हूं, इसलिए मैं खास हूं, तो माने उनको परिवार पहले नहीं था, ये अच्छी बात थी उनकी। फिर उनको परिवार बनाना पड़ा, और परिवार जब बनाया तो भी उसमें पत्नी शामिल नहीं हुई। तो अब ये क्या वो कर रहे हैं और वो क्या लेवल है, क्या सोचते हैं या सोचते ही नहीं है, ये इस तरह के एग्जाम्पल से पता चलता है। अब कहने को लोग कहते हैं कि निजी मामला है, परिवार की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको कैसे छोड़ दिया जाए अगर आप इस लेवल पे बात करेंगे। तो ये तो हुई उनकी स्थिति और या दशा। 10 साल में उन्होंने दिखा दिया है कि वो एज पॉलिटिशियन, एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हैं। मतलब उनका वीडियो भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं फाइलें नहीं पढ़ता, उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं स्कूल नहीं गया, मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, वगैरह वगैरह। तो जो 2014 में उन्होंने अपने आप को पेश किया था, उसके मुकाबले वो क्या हैं, ये 10 साल में देश ने देख लिया है। ठीक है कि वो अखबारों में नहीं छपा तो सब लोगों को पता नहीं चला, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो तो लोग देख ही रहे हैं, या जिसको मतलब है वो ढूंढ ढांड के पता करके जान ही रहा। तो कुल मिलाकर के सबको पता है कि वो जैसा बोल रहे थे वैसा है नहीं। और अगर हम दूसरे से कंपटीशन की बात करें या मुकाबला करें, तो जो कहा जाता था कि कोई विकल्प ही नहीं है, वो बिल्कुल हवा है, उसमें कुछ है ही नहीं। विकल्प उनका कोई भी हो सकता है और कोई भी उनसे अच्छा विकल्प होगा, तो वो अपनी जगह है। जहां तक चुनाव की बात है और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद के खुलासों की बात है, बीजेपी बिल्कुल अपना बचाव नहीं कर पा रही है। जैसा कि कहा अभी कि उनको कहना चाहिए था कि हाँ भाई टाइमिंग तो है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो ये कह नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि कहते ही कुछ और चीजें सामने आ जाएंगी और जिससे और प्रूव हो जाएगा। तो मतलब वो चुप रह करके, कहा जाता है कि मौन से आदमी लक्षण स्वीकार करता है, लेकिन वो चुप रहकर किसी तरह बला टालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और पुष्टि हो रही है और उनकी कमजोरी दिख रही है। और इसी तरह से अगर वो ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं तो वो भी बिल्कुल गलत है। जैसे इनकम टैक्स वाले केस में अगर खाता फ्रीज कर दिया गया था, 1200 करोड़ का मामला था, पहले ही उतने पे भी छोड़ देते तो ठीक था, लेकिन ये हमेशा लगता है कि उसी से फायदा होगा, तो और 8000 करोड़ का आ गया, तो उससे गड़बड़ हुई। और आज सबसे आश्चर्य की बात है कि जो कहा है कि टैक्स टेररिज्म है, वो आज मैंने 5 अखबार में, अंग्रेजी के 5 अखबारों में देखा कि वो लीड और सेकंड लीड है। वुमन कांग्रेस की खबर लीड और सेकंड लीड तो नहीं बनती है, छप जाती है पहले पेज पे, और फर्स्ट लीड 5 अखबारों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर उसको सेकंड लीड ही बनाया गया है, फर्स्ट लीड नहीं बनाना था, इसलिए वरना लीड भी बन सकती थी। ये खबर आज के लिए ऐसी थी। तो इस तरह से अखबारों की ये मजबूरी दिखाई दे रही है कि उनको कांग्रेस का ये आरोप कि टैक्स टेररिज्म सरकार चला रही है, वो पहले पेज पे छापना पड़ा। तो जो सरकार 5 साल से मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही थी, वो अगर चुनाव के समय इस तरह के आरोप छप रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी या सक्सेस का क्या हाल है, वो हम हवा का रुख बदल रहा है संजय जी, हवा का रुख बदल रहा है। मैं कह रहा हूं कि बदल गया है। पेज पे खबर होती थी, अगर वो खबर आज फ्रंट पेज पे लीड ना बने, सेकंड लीड भी बने, तो इसका मतलब है कि हवा का रुख बदल रहा है। हम भी तो रोज छापते हैं अखबार, हमको पता है। बिल्कुल। और दूसरी खबर है जो राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये खबर भी बड़ी चेतावनी है और ये भी अखबारों में छपी है, इसका भी असर होगा। तो मुझे लगता है कि कल से वो सब दिखने लगेगा और कल ही वो रैली है। रैली को ऐसे देखता हूं मैं कि किसानों की रैली ना हो या किसान रामलीला मैदान में ना जुटे, उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया और इस रैली को रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो आप समझिए कि सरकार की हालत क्या होगी। उससे अगर कंपेयर करें, 2 बार मैंने किसानों को पहले जब आंदोलन था तब उनको रोकने के लिए सड़क पे कील कांटे लगाए गए से लेकर और फिर दोबारा किया गया और इस बार रैली में आप कुछ नहीं कर सकते हैं और तैयारी ऐसी है कि पहले से आकर के कल्पना सोरेन और ये बता चुकी कि हम दिल्ली आ गए, सोनिया गांधी मिल रही वगैरह। तो इस रैली की सफलता तो बाद में देखेंगे, रैली ही कितनी सफल है ये आज ही पता चल रहा है और रैली के बाद फिर अखबारों का या बाकी लोगों का क्या होगा उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें काफी बदल गई हैं और रोज बहुत तेजी से बदल रही हैं। चीजें तेजी से बदल रही हैं, बिल्कुल। कल्पना सोरेन का आप नाम ले रहे थे, जरा कल्पना सोरेन को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रही थी। दिल्ली पहुंची, उसके बाद वो जाती हैं सुनीता केजरीवाल के पास और उसके बाद सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है। एक साथ 3 महिलाएं और तीनों कल मंच पे होंगी। लेकिन कल्पना सोरेन उससे पहले, जब मुलाकात से पहले दिल्ली पहुंचती हैं, मीडिया से बात करती हैं, क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनपे मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। मैम, सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। आज होगी मुलाकात होगी मैम? कब, किसकी मुलाकात? मैम के साथ आज ही है। देखिए अभी टाइम तो मुझे नहीं पता है, हाँ टाइम नहीं पता है, बट अब आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, रामलीला मैदान में आप सभी का स्वागत है, कह रही हैं कल्पना सोरेन। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है, लेकिन इससे पहले इन्होंने जो भाषण दिया था, इनका भाषण काफ़ी चर्चा में रहा और उस भाषण के कुछ अंश को बाद में सुनाऊंगा जरूर, जिसमें वो शक्ति का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन शक्ति क्या चीज़ के लिए, और जिस शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बातों को न लेकर बल्कि राहुल गांधी की बातों को लेकर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन अब जब बात जो है वो मुंबई के शिवाजी पार्क से निकलकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंच चुकी है, तो कितना कुछ परिवर्तन हो चुका है जरा समझते हैं श्रवण गर्ग साहब से। गर्ग साहब, क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? 17 तारीख को शिवाजी पार्क में महारैली और अब कल 31 मार्च को, इसी महीने लगभग 12 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर से एक महारैली। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पिछले 12 दिनों में पूरा देश और दुनिया बदल गई है और ये सरकार महसूस कर रही है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। न तो दुनिया के देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो सवाल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए, फ्रीज किए गए, उनको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे जो विदेश मंत्री बहुत मुखर रहते थे, अगर आपने देखा हो उनको हाल के दिनों में कि वो जवाब दे रहे हों चीज़ों का। अमरीकी दूतावास की जो महिला
अधिकारी हैं उनको शिकायत करने के लिए बुलाया गया विदेश मंत्रालय में, उसको लेकर भी अमेरिका ने आपत्ति जताई है। भारत सरकार लगातार दुनिया में भी अकेली पड़ रही है और देश में भी अकेली पड़ रही है। आपने जो कहा अभी, जो शिवाजी पार्क की रैली थी वो क्रांति की शुरुआत थी, और जो रामलीला मैदान की जो रैली होने वाली है वो मतदान के पहले उसकी टोन सेट करेगी जो क्रांति होने वाली है उसकी। मतदान पर इसका पूरा असर होने वाला है। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में ये पूरा का पूरा परिवर्तन दिखने वाला है। और वो आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी हैं लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी में भी अकेले पड़ रहे हैं, देश में भी अकेले पड़ रहे हैं। मतलब एक बड़ा आश्चर्यजनक है कि पूरी लड़ाई का जिम्मा, पूरी लड़ाई का जो भार है वो मोदी जी के कंधों पर है, और वो कैसे इसको पार्टी को पार लगाएंगे और नहीं लगाएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। और राहुल के साथ आप देखिए कि कल नजर आएगा कि किस तरह के लोग, किस तरह का विपक्ष उनके साथ मंच पर खड़ा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि एनडीए की इस तरह की कोई रैली हो तो उसमें मंच पर कौन चेहरे होंगे, कौन बोलने वाले होंगे? क्या उसमें कल्पना सोरेन जैसा कोई चेहरा होगा, या सोनिया गांधी जैसा होगा, या राहुल गांधी जैसा होगा, या खड़गे जैसे होंगे? ये बड़ा एक ट्रांजिशन का मौका है, ट्रांजिशन का पीरियड है देश के जीवन में, जिसको संक्रमण काल कहते हैं। कि जो सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है ये उसके पहले की आहट है। राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी और जो ट्वीट किया था, जो ईडी को और सीबीआई को, जी, उसकी भाषा में जाना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि इन एजेंसियों को सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर ये जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, और फिर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कभी किसी दल के खिलाफ, नेता के खिलाफ इस तरह की हरकत नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस जो है राहुल गांधी का, जो वो व्यक्त कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट में भी व्यक्त किया, वो कहां से प्राप्त हो रहा है? वो कहां से निकल रहा है? वो क्या देश से नहीं निकल रहा है? क्या विपक्षी एकता से नहीं निकल रहा है? ये जो नामांकन भरे जा रहे हैं बिना आपस में मतभेदों के, उससे नहीं निकल रहा है? 102 सीटों के नामांकन विपक्षी नेताओं ने भर दिए, 89 के अब शुरू हो गए हैं। कहीं कोई इस तरह की चीज नहीं है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आपस में झगड़ रहा है, उनमें मतभेद हैं, तमाम चीजें। ये सबसे बड़ा जो खतरे की घंटी है या चिंता का विषय बीजेपी के लिए वो ये है कि ये इंडिया गठबंधन इतना स्ट्रांग क्यों हो रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 17 तारीख को, पिछले महीने की इस तरह की, या इसी महीने की 17 तारीख को इतनी बड़ी सभा मुंबई में होगी, राहुल गांधी का इस तरह का स्वागत होगा। आप देखिएगा कि कल क्या होता है। मैं तो 1975 में जब रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी की सभा हुई थी तब मौजूद था उसमें। 50 साल हो गए उस बात को जी। और उस सभा के बाद तत्काल बाद रात को क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा है 25 जून को।
कल की रामलीला मैदान की सभा से मेरी उम्मीद तो यह है कि वहां से कोई बहुत बड़ी आवाज निकलना चाहिए, कोई नया संदेश निकलना चाहिए, कोई आह्वान निकलना चाहिए देश के नाम। और वो अगर निकलता है और विपक्ष के इतने नेताओं की उपस्थिति में निकलता है, आप जरा अपील का तो सोचिए कि एक मंच पर ये जो 3 महिलाएं दिखेंगी, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल और श्रीमती सोनिया गांधी, और भी कुछ महिलाएं जो इंडिया अलायंस में हैं, जो वहाँ उपस्थित रहेंगी, चाहे हो सकता है, कह नहीं सकते, शरद पवार जी की बेटी भी वहाँ हो, डीएमके की महबूबा काली मुफ्ती मोजी हैं, भी रहेंगी, वहाँ वो आ हो, रही हैं, महबूबा मुफ्ती रहेंगी। इन महिलाओं की जो ताकत वहाँ दिखने वाली है मंच पर, और एक इमोशनल अपील देश के नाम जो रामलीला मैदान से निकलने वाली है, वो अद्भुत क्रांति की शुरुआत करेगी। और ये जो होने वाला है रामलीला मैदान से, ये कोई 2024 के चुनाव के लिए नहीं है। इसको आप एक परिवर्तन की क्रांति के रूप में भी देख सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में जो देश की राजनीति नई करवट ले रही है, नई सुगबुगाहट जो हो रही है, उसमें जो नया नेतृत्व आ रहा है। बिहार के काफ़ी लोग हैं दिल्ली में, आप जानते हैं, आप तो खुद रहते हैं दिल्ली में, तो आपको पता है जी। अब अगर तेजस्वी रहते हैं मंच पर, आप सोचिए कि क्या असर होने वाला है। चूंकि हमको पता नहीं है कौन रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, पर ये तो हैं ही, कल्पना सोरेन तो हैं, ये तमाम दल हैं गर साहब, ये सारे दलों के नेता हैं, सबके नाम आ गए हैं, और जितने आप नाम लेंगे सब रहेंगे, सबका नाम कंफर्म है। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन डेरेक ओब्रायन को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। आप सोचिए कि क्या होने वाला है। मतलब ममता का कोई प्रतिनिधि बॉम्बे में नहीं था, शिवाजी पार्क पर नहीं था, पर रामलीला मैदान पर डेरेक ओब्रायन होंगे। आप सोचिए कि 17 तारीख के बाद कितना परिवर्तन हो गया है इन लोगों की ताकत में। और ये जो ताकत प्रदर्शित होगी, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। ये बड़ा एक अद्भुत क्रांति की यहाँ से मैं मानता हूँ शुरुआत होने जा रही है। जी जी बिल्कुल, ये तैयारियां चल रही हैं जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, और रामलीला मैदान की सीधी तस्वीर, जो तैयारियां कल के लिए, और उन तैयारियों का जायजा अभी से थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर ने लिया, और इकरार खान ने, और उसकी पूरी तस्वीर आप तक हमने पहुंचाई थी। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने उसको आप तक पहुंचाया था, और कई लोगों से तैयारियों का जायजा लेने वाले वहां पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत, तमाम मुद्दों, आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को आपने सुना है अभी से थोड़ी देर पहले। तो बहुत कुछ कल होना है, और जिसके बारे में श्रवण गर साहब बता रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात की, आज से 50 साल पहले 1974 की तस्वीर याद कर रहे हैं श्रवण गर साहब, जब इसी रामलीला मैदान से सिंहासन खाली करो की जनता आती है का आह्वान हुआ था। और उसी रामलीला मैदान से कल क्या फिर से हम आज से 50 साल पुरानी किसी इतिहास को दोहराते हुए देखेंगे। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है दोस्तों, और इतिहास के पन्ने कई बार पलटकर सामने हमारे भविष्य को दर्शाने लगते हैं कि ऐसा इतिहास में हुआ है, भविष्य में भी ऐसा होने जा रहा है। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, फिर आगे बढ़ेंगे और इसी कार्यक्रम के दूसरे पक्ष को भी सामने रखेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको, तस्वीर बदलती हुई, और चूंकि आप भी इसी दिल्ली में हैं, कैसे क्या कुछ आप देख रहे हैं? और दिल्ली से जो आवाज निकलती है बहुत दूर तक जाती है, इसलिए क्योंकि देश की राजधानी है, और बहुत कुछ यहां से बनता बिगड़ता देखा है हम लोगों ने। निश्चित तौर पर राजीव जी, यहाँ से काफी कुछ बनता और बिगड़ता है, और दिल्ली अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, लेकिन अमलेंदु जी जब तक जुड़े प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी,
क्या अब इंतजार करें कल, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो दो रैली है, एक रामलीला मैदान में, दूसरा मेरठ, दूसरी रैली जो है मेरठ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जिक्र कर रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री को इंतजार रहता है कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता क्या कुछ कहते हैं, उनमें से एक शब्द लेकर उसी बात को आगे बढ़ाया जाए। यहां हमको भी एक बात को समझना और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या मुद्दों का अभाव है? क्या 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है? और जिस विश्व गुरु की बात करते थे उसकी पोल यहां पर हमारे साथी श्रवण गर्ग जी अभी खोल रहे थे, बता रहे थे कि कैसे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस बात की खूब चर्चा है कि यहां कैसे विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है, उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। और आप अगर बुला के अपनी प्रतिक्रिया वहां पर अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है, घटना जो है वो दुनिया के पटल पे ये तमाम बातें पहुंच चुकी हैं। इन सब के बीच एक खबर अभी हमारे स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे और फिर से उसको आप देखेंगे। जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने हैदराबाद के एक कार्यक्रम में जो बातें कही हैं, आप जानते हैं नोटबंदी को लेकर जो कहा गया था वो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, लेकिन 4-1 से संविधान की पीठ ने 4-1 से नोटबंदी को सही ठहराया था। लेकिन उसमें से एक जस्टिस नागरत्ना थी, BV नागरत्ना, जिन्होंने कहा था कि जो इसके खिलाफ थी, उन्होंने आज फिर कहा नोटबंदी के बाद आम आदमी की दुर्दशा से व्यथित थी, कह रही हैं। अपडेट में आप देख सकते हैं राइट साइड में, हम लोग लगातार शुरुआत से इस बात को यहां रख रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत सारी चीजें टिटबिट्स में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिस पर बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर आ रही है। जी जी ठीक है। जस्टिस नागरत्ना ने जो आज कहा है वो ये जो वॉशिंग मशीन, इलेक्टोरल बॉन्ड का विमर्श चल रहा है उसी को और सील किया है उन्होंने, उसी पे मुहर लगाई है कि नोटबंदी कुछ और नहीं, ये पैसे का लेन देन का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग थी ये, और इलीगल पैसे को जायज पैसा करने का, और ये ब्लैक मनी का पूरा मामला था, ब्लैक मनी को वाइट करने का मामला था कि सारी कैश। और उन्होंने पूरा सिलसिलेवार बताया कि कैसे जो है वो उनका डिसेंटिंग जजमेंट जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द है। उसके बाद आप देखिए जो श्रवण जी बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं। देखिए हमने विदेश मंत्रालय के को कवर किया है, हम जानते हैं कि कोई एक देश, विदेश मंत्रालय जब कुछ बोलता है तो कहा जाता है कि देश बोल रहा है। कोई एक देश अगर किसी एक पोजीशन पे पहुंचता है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक सवाल आ गया और वो प्रवक्ता ने बोल दिया। मैं दर्शकों को बता दूं कि अक्सर विदेश मंत्रालय की सवाल जवाब में तय हो जाता है पहले से, और ये घंटों विमर्श होता है, सीनियर अधिकारी से लेकर टॉप लेवल तक, विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों तक ये बात जाती है, पॉलिटिकल नेताओं तक बात जाती है कि क्या पोजीशन लेनी है। अगर अमेरिका के प्रवक्ता ने ये 2 बार पोजीशन ली है कि भारत में ये जो जुडिशरी है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जुडिशल प्रोसेस, हम इस पे निगाह रख रहे हैं। जर्मनी ने अगर ये बात की तो ये मान के चलिए कि ये उन देशों के हाईएस्ट लेवल पे डिस्कस हुआ है, और उन्होंने भारत से देश संबंध, मोदी जी से केमिस्ट्री, वो सब चीजें डिस्कस की है। उसके बाद इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। यूनाइटेड नेशंस का प्रवक्ता अगर बात कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उसको कम से कम सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारे देशों का फीडबैक है। तो एक जनमत तैयार हो रहा है जी, और ये बहुत गंभीर मसला है मोदी साहब के लिए कि जिसको विश्व गुरु वो अपने आप को बताते हैं, वो अमेरिका और जर्मनी को तो पता ही नहीं कि आप विश्व गुरु हैं। जो जर्मनी यूरोप की इकोनॉमी चलाता है और जो अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाता है और पॉलिटिकल माइट रखता है, उसको पता ही नहीं कि आप विश्व गुरु हैं। कमाल की बात है भाई। तो ये जो ये विमर्श तैयार हो रहा है
ये बहुत संकेत दे रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो अपनी पुरानी बात जो उन्होंने कही कि हम देखेंगे इन अफसरों को, ये जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी है, ये बात बहुत दूर तक गई है। अभी संजय जी कह रहे थे कि अखबारों के सुर्खियों में आ गई ये बात, ये दूर तक चली गई ये बात। ठीक है, दबाव में वो ईडी सीबीआई के अफसर जाते रहेंगे कुछ लोगों के यहाँ, लेकिन वो जो अफसर नहीं है उसमें, वहां भी कुछ हो रहा है। तो बहुत दूर तक ये सब बातें चली गई हैं और कल की रैली से बिल्कुल निश्चित तौर पे संदेश निकलना चाहिए और कम से कम डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का। राजीव जी, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तमाम मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस देश की जनता में हमको कभी इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी खारिज नहीं करना चाहिए कि इस देश की जनता के डीएनए में है लोकतंत्र। उसको अगर खतरा नजर आएगा तो वो सब कुछ बर्दाश्त करके उसके खिलाफ लड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि ये जो विमर्श चलाते हैं बहुत सारे अखबारों में और सब जगह पे लाभार्थी योजना के बारे में, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का 2022 इलेक्शन का डेटा निकाल के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो ये कहना कि गरीब आदमी को लोकतंत्र की चिंता नहीं है, वो फ्री का राशन लेकर वो बीजेपी को वोट दिया आएगा, ये उसके ऊपर जो है गंदी टिप्पणी है। गरीब आदमी भी लोकतंत्र में सांस लेना चाहता है और तमाम सारे ऐसे साउंड बाइट और सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो कल की रैली उत्तर भारत के लिए, जहां बीजेपी का समझिए कि छप्पड़ का एकमात्र जो थूनी है वो उत्तर भारत ही है, उसको कल हिला देगा कल की रैली। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, कल की रैली का सीधा प्रसारण, हम सीधा पूरी तस्वीर और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, सुबह 9:30 बजे से लगातार जब तक ये रैली चलेगी, और उसके बाद भी इस रैली पे विमर्श। और बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन कल का, और जैसा श्रवण गर्ग साहब कह भी रहे थे, रामलीला मैदान, और उससे पहले हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी रामलीला मैदान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो बता रहे थे, और सबसे आखिर में इन्होंने बताया था कि रावण का दहन भी यहीं होता है। आपके पास फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, मुद्दों की बात, क्या मुद्दों का अभाव है बीजेपी के पास, या मुद्दों से बाहर हो चुकी है बीजेपी, या फिर से उन्हीं मुद्दों पे बार बार लौट के आना चाहती है बीजेपी जिसके सहारे 2014 का चुनाव बीजेपी जीती थी? कैसे देखते हैं आप? और क्या मुद्दा विहीन जो चुनाव है, कई चुनाव को आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया, हम सब जितने भी यहां बैठे हुए हैं सब लोगों ने, क्या इतना जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि पिछला चुनाव आप देखिए 2014 के चुनाव को भी भले भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे मनमोहन सरकार पे, 2G केस चल रहा था, कोयला घोटाला चल रहा था, और अन्ना हजारे का आंदोलन, उसमें फिर निर्भया कांड, ये बहुत सारी चीजें चारों तरफ से जकड़ी हुई सरकार थी, हर मोर्चे पे फंसी हुई सरकार। लेकिन उसके बाद भी जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में, यानी यूपीए या कहें कांग्रेस, वो 2014 का चुनाव लड़ने आई तो बहुत सारी बातें लेके आई थी, जिसमें लोकतंत्र को मजबूत करने की बहुत सारी कड़ियां थीं, जिसमें आरटीआई था, जिसमें आधार था, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें थीं। राइट टू फूड जो आज कह रहे हैं 80 करोड़, ये वहीं से आया हुआ मामला था, जिसमें निर्मल ग्राम भारत योजना भी हमने देखी, जिसका बदला हुआ अब स्वच्छ भारत हम देख रहे हैं, नाम बदल गए, योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया जैसे वैसे। तो क्या मुद्दा विहीन राजनीति में, और उसमें भी जीतते हुए, जीत के करीब पहुंचते हुए, 400 छोड़ दीजिए, देखा है आपने देश की जनता क्या ऐसे, जैसे अभी कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, इतनी भोली है, या गरीब जनता जो है वो हमको अनाज दे दीजिए हम आपको वोट दे देंगे, ऐसा है? राजीव जी, जनता भोली नहीं है, जनता हमारे देश की बहुत परिपक्व है। दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम
अपने पुराने आजमाए हुए नुस्खों पर ही इस चुनाव में जाना चाहता है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वे हिंदुत्व के मुद्दे पर ही फिर से चुनाव में जाएंगे और जीत जाएंगे। इसीलिए जैसे उन्होंने शक्ति शब्द की ऐसी मीमांसा कर दी जैसा भाव राहुल गांधी का था ही नहीं। कोई साधारण से साधारण स्कूली बच्चा भी समझ सकता था उस शक्ति से आशय पावर से है, सत्ता से है, ताकत से है। लेकिन उन्होंने अपने इकोसिस्टम में उनको अपनी ही अनुगूंज सुनाई देती रहती है। वो एक ऐसे इको चैम्बर में रहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनके समर्थक, उनके भक्त, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस गुफा में है, वो जो रागमाला आलाप रहे हैं, वही पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जबकि उनकी उस गुफा के बाहर देश बहुत बड़ा है। देश में वे मुद्दे चल रहे हैं जिनके जवाब बीजेपी और मोदी के पास नहीं है। आपने ठीक उदाहरण दिया 2014 के चुनाव का। बहुत सारी कामयाबियां थी यूपीए 2 के हाथ में, उसके खाते में बहुत कुछ था, फिर भी जनता ने उसे नकार दिया। आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी के खाते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर वे जनता में जाएं। इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि वे अपने ही आजमाए हुए नुस्खों पर चुनाव में जाएंगे। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे, वे अपने हिंदुत्व के राग को अलापेंगे, हिंदू मुसलमान को अलापेंगे। जैसे कर्नाटक में भी उन्होंने पूरी कोशिश की बजरंग दली और बजरंग दल को समकक्ष रखकर, वहां पर वे मात खा चुके हैं इस नुस्खे पर। इसके बावजूद चूंकि उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वे लौट फेर कर राम मंदिर पर आएंगे, हिंदुत्व पर आएंगे, हिंदू मुसलमान पर आएंगे, पाकिस्तान पर आएंगे। जैसे अभी से कहना शुरू कर दिया राजनाथ सिंह ने और अमित शाह ने कि जैसे पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर तो अपना ही हिस्सा है, वहां के मुसलमान भी हमारे भाई हैं। अरे भाई, पहले हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उन्हीं को अपना भाई मान लो, फिर पीओके के मुसलमानों की चिंता करना। इससे ऐसा लगता है उनको समझ में तो आ रहा है कि मुद्दे नहीं है उनके पास। और विपक्ष में जो ताकतें हैं, जो पार्टी और गठबंधन है, वो जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, वो गठबंधन बात कर रहा है। इसलिए मैं इसे मुद्दा विहीन चुनाव तो नहीं कहूंगा। मुद्दा विहीन है बीजेपी और मोदी के लिए, उनको मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए बार बार अपने उन्हीं पुराने ठटकर्मों पर वे लौटकर आ जाते हैं। अंतिम बात, प्रशांत जी की बात से सहमत होते हुए कि देश की जनता इतनी परिपक्व है, उसका जो राजनीतिक विवेक है वो इतना सुरुचिपूर्ण है, इतना सोचा समझा हुआ है कि जब उसे फैसला करना होता है तब वो फैसला कर देती है। दुनिया की कोई ताकत उसे वैसा फैसला करने से रोक नहीं पाती। जी, मैं 1980 का स्मरण करता हूं। हम सब लोग उस वक्त स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई तब आधी रात को रेडियो पर बीबीसी के बुलेटिन में, हम लोग सब उस वक्त उसी पर आश्रित थे, हमारे अभिभावक लोग रेडियो ही सुनते थे, तब उस पर मैंने सुना था, मुझे आज भी वो बात याद है कि भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व है जितना दुनिया कल्पना नहीं कर पाती है। वो 1977 में इंदिरा गांधी को हराती है और 1980 में वापस ले आती है। वैसे ही परिपक्वता 2014 में भी दिखाई थी उसने। मैं मानता हूं उस वक्त जनता ने जो फैसला किया था वो फैसला उसका सही था। अगर यूपीए सरकार की विफलताएं जो बताई गई, परोसी गई थी, तब उसे ऐसा लगा कि एक बार किसी और को आजमाया जाए। उसने मोदी को आजमाया। हम उसके जनादेश को गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए अब 2024 में अगर कोई जनादेश वो बदलना चाहती है तो वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी इस देश की जनता के पास है। हमें उसमें भरोसा रखना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द कैसे मोदी जी या उनकी सरकार, उन पर कितनी निगाहें रहती हैं, उसका एक नमूना अभी अभी सामने आया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए थे, कुलियों से मुलाकात उन्होंने की थी। कुलियों ने उनसे एक डिमांड की थी राहुल गांधी से कि हमारी जो मजदूरी है बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी खबर आ रही है, थोड़ी देर पहले की खबर है, कि 5 साल बाद कुलियों की मजदूरी बढ़ी। 40 किलो से ज़्यादा वजन होने पर रेल यात्री को 250 रुपये की जगह अब 340 रुपये देने होंगे। व्हील चेयर पर बुजुर्ग बीमार को लाने के लिए 130 की जगह 180 रुपये देने होंगे। स्ट्रेचर पर ले जाने वाले 200 रुपये की जगह 270 रुपये देने होंगे। राहुल गांधी के शक्ति शब्द ही नहीं बल्कि उनके किए हुए हर काम पर नजरें कितनी हैं, ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए। और लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है,
ईडी, सीबीआई, आईटी जांच एजेंसियों को लेकर जो कही है कि आज न कल कभी न कभी हमारी सरकार तो आएगी, जिसके बारे में श्रवण गर्ग साहब अभी पढ़ के बता रहे थे कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा क्या है, इस पर भी अगर मोदी सरकार ध्यान दे दे और अभी से इस चुनाव के दौरान भी कम से कम जांच एजेंसियों को कह दे कि अभी शांत बैठिए तो बेहतर होगा। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, सवाल है बड़ा। लेकिन प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें मुद्दों पर आधारित हम कर रहे हैं और चुनाव कैसे बदल रहा है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए राजीव जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, देखिए राजीव जी, प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है और उसको थोड़ा हम जिक्र करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में क्या हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है, कोई जवाब दे उनको। वो कह रही है कि क्या टेलीकॉम विधेयक तब पास क्यों हुआ जबकि विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड थे, इसमें कोई रिश्ता है क्या? वो कह रही हैं कि नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने यानी बिडिंग के नियम को क्यों हटाया गया, और आवंटन में बोली लगने के नियम को हटाने से दूसरी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाई। इससे राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान हुआ। नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार ने 2012 से लागू सुप्रीम कोर्ट के नियमों दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा क्यों किया गया? नए टेलीकॉम विधेयक पास होने का सबसे पहले और सबसे अधिक फायदा किसे मिला? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो के जिस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, उसमें लाभार्थी कॉर्पोरेट कंपनी से बीजेपी को मिले 150 करोड़ रुपए के चंदे का क्या योगदान है? और फिर क्रोनोलॉजी समझाती हैं प्रियंका गांधी कि 150 करोड़ बीजेपी को चंदा, 143 सांसदों की बर्खास्तगी, नया टेलीकॉम विधेयक पास, चंदा देने वाले समूह को बिना बोली लगाए स्पेक्ट्रम का आवंटन। मोदी जी देश को कब बताएंगे ये संजोग है या प्रयोग? मुझे लगता है कि ये जो बयान है अपने आप में एक पूरा पैकेज है, जिसमें उन्होंने समझा दिया है कि कैसे ये सरकार विधायिका को भी उत्कोच में घूस में इस्तेमाल कर चुकी है। विधायिका क्या है? सबसे पवित्र जगह है, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब प्रवेश कर रहे होते हैं पहली बार या चुनाव जीतने के बाद, तो वहां धरती पर माथा लगा करके उसको मंदिर बताते हुए प्रवेश करते हैं। और नया संसद भी जब बन रहा होता है तो सेंगोल से, हालांकि उसका हमारी अपनी अलग राय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि उसको मंदिर का रूप देते हैं। उस मंदिर को भी इन्होंने बेच डाला। ये है इसका शाब्दिक अर्थ। इसको समझाने वाली जनता की भाषा में बोले तो विधायिका को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने बेच डाला है। 147 सांसदों को बाहर करो, टेलीकॉम बिल पास करो और पास करने के बाद बिडिंग खत्म करो और जिसको मन है उसको दे दो बिना बिडिंग के ही, और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले लो। इस पूरे, मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस इसी पर फोकस रहते हुए कह रहा हूं कि अब जनता को ये भी पता चल गया है कि भाई हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से सजी संसद को भी कैसे बेचा जा सकता है, ये जनता के सामने। जी, जल्दी से एक छोटा कमेंट चाहता हूं संजय जी आपके पास, और फिर श्रवण गर्ग साहब आपके पास आता हूं क्लोजिंग के लिए। संजय जी, क्या ये मामला अंदर तक पहुंच चुका है? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, बहुत पेपर और बाकी चीज़ों की समीक्षा आप करते हैं, उस आधार पे भी समझना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जिसके बारे में बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, यानी एक बहुत बड़ा घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, क्या ये हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंच चुका है? घबराहट है वो इसी कारण से है, और घबराहट माने सामान्य नहीं है। जिस ढंग से जो घबराहट का जो असर दिख रहा है वो सामान्य नहीं है।
जैसे जो कॉन्फिडेंस था और वो अब इतना कम हो गया है कि जो रिएक्शन है वो अजीब अजीब होता है। और सिर्फ माने प्रधानमंत्री में नहीं कहा जाए, मैं तो वो इसमें देख रहा हूं जो आईटी सेल है या आईटी सेल के जो 2 रुपए वाले ट्रोल हैं उनके रिएक्शन में भी दिख रहा है। और वो घबराहट ट्रोल तक में जब पहुंच गया है तो जाहिर है नीचे तक पहुंच गया है, क्योंकि कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। डिफेंड करना तो छोड़ दीजिए, अगर उस पर कुछ लिखा गया तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। और जबकि पहले लोग तुरंत टूट पड़ते थे और अब जवाब बढ़िया मिल रहा है। मतलब उसमें बहुत बढ़िया है कि नेहा राठौर पे लोगों ने वो करना शुरू कर दिया कि हॉस्टल की कहानी क्या है। जैसे लोग महिलाओं को परेशान करते हैं वैसे नेहा राठौर को भी करते। और नेहा राठौर ने आज एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी है जो हॉस्टल की कहानी है, और मतलब इतना बढ़िया से धोया है कि कुछ कहने लायक नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये लोग जो कर रहे थे वो अब और नहीं कुछ करेंगे, कि अगर कुछ पता नहीं है तो पहले जो लिखकर किसी को चिढ़ाते थे या किसी को परेशान करते थे उसका इतना बढ़िया जवाब मिला और इनके पास कोई डिफेंस नहीं है, वो सब अब दिखने लगा। तो मुझे लगता है कि हालत वाकई खराब है और इसीलिए है। और इसका एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि एक आदमी कितना भी बुद्धिमान होगा वो एक टीम के मुकाबले नहीं टिकेगा। और जिस ढंग से हम लोग बात कर रहे हैं कि कल की रैली में कितने लोग होंगे और उसके मुकाबले माने एनडीए में कितने लोग हैं या कौन से लोग हैं, तो दिखाई दे रहा है अंतर। तो उस अंतर का असर तो होना ही था, और मैंने 10 साल में नहीं होगा तो कब होगा। तो मुझे लगता है कि काफी हो चुका है और वो रिजल्ट में दिखना चाहिए। राजीव जी जी बिल्कुल रिजल्ट में दिखना चाहिए। और अब अप्रैल का महीना परसों से शुरू हो रहा है और उसी महीने से शुरुआत होगी लोकसभा चुनाव के मतदान की। 19 तारीख को पहला मतदान है, आप जानते हैं 19 अप्रैल को, और उसके बाद जो शुरुआत होगी वो 1 अप्रैल तक 7 चरणों में चुनाव, और उसके बाद 4 जून को 1 जून के बाद फाइनल के बाद 4 जून को रिजल्ट आना है। 4 जून को क्या कुछ होगा ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। आप जिसकी चाहें उसकी सरकार बनवा सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ईवीएम में घोटाला होगा, ईवीएम बदल दी जाएगी या कुछ और हो जाएगा। इन चीज़ों को आज की तारीख में थोड़ा सा किनारे कीजिए। और अपील हम सब की आपके लिए यही है कि आप निकलिए जब भी आपके यहाँ मतदान है और वोट दे के आइए। पहले वोट दीजिए, उसके बाद आपका जो वोट है वो सुरक्षित रहता है या नहीं रहता है वो बाद में, पहले आप वोट दे के आइए। कई लोगों से ये तस्वीर और ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, सामने ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि वोट डाल के क्या करेंगे जब हमारा वोट सही जगह पे पहुंच ही नहीं रहा है। अभी बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, वोट दीजिए जाकर और उसके बाद फिर तय कीजिए ना कि आपका वोट सही जगह गया या नहीं गया। तो ये बिल्कुल मत सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण गर्ग साहब, आपसे ज़रा क्लोजिंग की ओर बढ़ें और समझना चाहता हूं कि क्या आपको, हालांकि पहले टर्म में आ चुका हूं कि ये चुनाव क्या बदल रहा है, लेकिन इस बीच देखिए बहुत तेज़ी से इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा, बिहार को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही थी, बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया। हमने देखा उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा, हमने देखा दिल्ली और आसपास जो आम आदमी पार्टी इन सबके बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया। इंडिया गठबंधन एक मजबूत कड़ी के रूप में दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में के ऊपर जो शराब घोटाले और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दोनों की बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है गर्ग साहब कि इसका असर देश की जनता पे पड़ रहा है, ये दोनों मामला? और जैसे यहाँ बीजेपी एक्सपोज हो रही है, भले मीडिया का एक धड़ा है, बहुत तेज़ी से बातों को बढ़ाता है, फैलाता है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, बिल्कुल साथ के सहयोगी दल की तरह मीडिया काम कर रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के साथ। लेकिन फिर भी चूंकि आपने देश के कई सारे आंदोलन देखे हैं, आप वो भी देखे हैं जो इमरजेंसी के वक्त, उस समय भी शायद ऐसा ही रहा होगा जब मीडिया साथ नहीं दे रहा होगा विपक्ष का। लेकिन आज जब वही घड़ी है, शायद उससे भी ज़्यादा भयावह कह सकते हैं, तो क्या यहाँ आशा की किरण दिखाई देती है कि इन सब तमाम परिस्थितियों के बावजूद देश में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए देश की जनता, मीडिया, इधर उधर तमाम अलग अलग पहलुओं को किनारे करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ करेंगे? और ये दिखाई दे रहा है क्या? मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। जो जी, एक तो आपने पूछा कि
इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी के लिए जो मुद्दा है वो इंडिया अलायंस के लिए नहीं है। इंडिया अलायंस के लिए मुद्दा इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई है, देश में आपातकाल जैसा माहौल है, अभिव्यक्ति की आवाज को कुचलने की कोशिशें हैं। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? राजीव जी, आपने पूछा सवाल, मैं बताता हूं मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री मेरठ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मेरठ? ये बड़ा सवाल है। इसमें से मुद्दा निकलेगा। मेरठ में 36% आबादी मुस्लिम आबादी है और लगभग 60% हिंदू हैं। 61% 62% हिंदू हैं। भगवान राम को वहां जिताना जरूरी है। मेरठ में अरुण गोविल को खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन के लिए, कम्युनल पोलराइजेशन के काम में मायावती उनकी मदद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की। आप अगर पता करें तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं मायावती की तरफ से, तमाम मुस्लिम उम्मीदवार खड़े। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू उम्मीदवार खड़े किए हैं और मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो पोलराइज करना बहुत जरूरी है, ध्रुवीकरण करना बहुत जरूरी है, हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के आधार पर मुद्दा हिंदू मुस्लिम है। बंगाल में मुद्दा हिंदू मुस्लिम है। आपने देखा संदेश खाली को किस तरह से हाईलाइट किया गया। वहां की जो पीड़ित महिला थी उसके साथ प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा की जो कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां की जो उम्मीदवार है उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और वो प्रसारित होती है देश में। तेलंगाना में जाके वो पोलराइजेशन करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं और शक्ति का मुद्दा उठाते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र की, बंबई की सभा के बाद ये जो सरकार है, ये इनके पास अब यही मुद्दा है, क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है। 2014 में इन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। 2019 में पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, पुलवामा को मुद्दा बनाया। 2024 के लिए मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री की खुद की छवि और राम मंदिर दोनों फ्लॉप हो गए। राम मंदिर का प्रयोग वोट जनरेट नहीं कर पा रहा है, प्रधानमंत्री की छवि पूरी डाइल्यूट हो गई है। ये पूरी की पूरी कोशिश अब ये होगी कि इसको कैसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए और जो वोट बैंक है, इनका जो कमिटेड वोट बैंक है, उसको कैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द कंसोलिडेट किया जाए। इसकी काट केवल यह है कि विपक्ष के वोटों का विभाजन नहीं हो, जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मैं आखिरी बात पर आता हूं। वो आखिरी बात प्रियंका के ट्वीट की है, जिसका जिक्र प्रेम कुमार जी ने किया। प्रेम कुमार जी ने एक अलग मुद्दे को लिया ट्वीट के, उसकी नीलामी के मुद्दे को लिया, उसकी सर्विसेज की, उसके भ्रष्टाचार को लिया, उसमें जो पैसे का लेन देन हुआ उसको लिया।
मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। टेलीकॉम बिल के जो प्रोविजंस हैं, अगर वो चुनाव के दौरान लागू कर दिए गए, क्योंकि टेलीकॉम बिल जो है एक्ट बन चुका है, इसके जो कुछ प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि इट इनेबल्स द स्टेट टू स्क्रीन मैसेजेस इवन इफ एनक्रिप्टेड। राज्य को यह अधिकार है कि वो पूरे के पूरे मैसेजेस को स्क्रीन कर सकता है, देख सकता है, चाहे वो एनक्रिप्टेड भी हो। जो टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट है उनको सीज कर सकता है जी। सीज कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विस, मतलब ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे एयरटेल है या वोडा है या जो भी हैं, उनकी सर्विसेज को सीज कर सकता है। बैन मतलब प्रतिबंध लगा सकता है यूज ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट फ्रॉम नोटिफाइड कंट्रीज। कुछ देश जहां से टेलीकॉम के इक्विपमेंट आते हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। मॉनिटर डाटा ट्रैफिक, सारे के सारे डाटा ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है। और दूसरी जो आखिरी बात है, ये पूरे के पूरे सर्विस प्रोवाइडर्स को कह सकता है कि आपको जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं वही आपको उस पर प्रसारित करना है। हम लोगों ने कभी हमारी बहसों में टेलीकॉम बिल के प्रोविजंस कितने ड्रैकोनियन हैं और उनका इस्तेमाल अगर कोई हुकूमत चाहे तो पूरे के पूरे देश की आवाज़ को बंद करने के लिए कैसे कर सकती है, जिस देश में करीबन 80 करोड़ 90 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं। डाटा कंजम्पशन इतना ज़बरदस्त है आपके यहाँ। अगर आपको कंट्रोल करना है और सर्विस प्रोवाइडर को ये कहना है कि आपको सिर्फ यही मैसेज डालना है, आपकी सर्विसेज हम देश हित में अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जो मुद्दा उठाया और जो प्रेम कुमार जी ने उठाया, मैं जो उठा रहा हूं वो अलग मुद्दा उठा रहा हूं। मैं क्यों उठा रहा हूं? ये सरकार इस तरह से घिरी हुई है अभी चारों तरफ से, ये कोई भी ऐसा उपाय नहीं छोड़ेगी जो उसको सत्ता में बनाए रखने में मदद कर सके। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं रामलीला मैदान की, वो अपनी जगह सही है। विपक्ष के मुद्दों की बात कर रहे हैं वो भी सही है, विपक्ष की एकता की भी कर रहे हैं वो भी सही है। हमको एक नज़रिया थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि सरकार के पास या बीजेपी के पास या प्रधानमंत्री के पास या एनडीए के पास अपने आप को बचाने के लिए क्या बचा है और क्या देश के नागरिकों को उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। जी। ये जो टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पोलराइज किया जा रहा है, बंगाल में हो या तेलंगाना में हो या बिहार में हो या यूपी में हो या महाराष्ट्र में अब होगा, उसका उद्देश्य क्या है? ये एक अलग मुद्दा है कि क्या इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनको इस बात की खबर है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं। निश्चित रूप से जानकारी है, वो भी समझ रहे हैं चीज़ों को, और निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए कि वो भी तैयारी तो उनके पास होगी ही। ऐसा नहीं है कि उनको खबर नहीं हो। प्रियंका गांधी अगर टेलीकॉम बिल की मतलब टेलीकॉम सर्विसेज की नीलामी को लेकर, ब्रॉडबैंड को लेकर ट्वीट करती हैं तो निश्चित रूप से उनको टेलीकॉम बिल के एक्ट के जो प्रोविजंस हैं
जो सरकार को कितना ताकतवर बनाते हैं उसके बारे में भी जानकारी होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच एक ट्वीट राहुल गांधी ने भी किया है, उस ट्वीट को जल्दी से रखते हैं स्क्रीन पे और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है जरा स्क्रीन पे ले आइए। और इस वक्त राहुल गांधी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का गला दबाकर जनता से अपनी पसंद की सरकार चुनने का विकल्प छीन लेना चाहते हैं। एक तरफ जहां चंदे का धंधा कर रही भाजपा देश में वसूली सरकार चला रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर और हर स्वतंत्र आवाज को दबाकर वो विपक्ष को जायज ढंग से चुनाव तक नहीं लड़ने देना चाहती। जो भाजपा के साथ नहीं उसे जेल, जो भाजपा को चंदा दे उसे बेल, प्रमुख विपक्षी दल के साथ नोटिस का खेल, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ब्लैकमेल। ऐसा लगता है कि देश में सरकार नहीं कोई आपराधिक गैंग चलाया जा रहा हो। इस झूठी, अहंकारी और भ्रष्ट सरकार का सच बताने के लिए कल इंडिया गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी सभा करने जा रहा है। यह लड़ाई भाजपा और जनता के अधिकारों के बीच है, जिसमें हम जनता के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र की जीत में ही इंडिया की जीत है। ये राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट राहुल गांधी का है और एक अपील भी है कि कल हम क्या कुछ करने जा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की एक अहम रैली है, महारैली है और इस रैली से बहुत कुछ बाहर निकल के आने की उम्मीद हम जताते हैं। और कल इस पूरी रैली, इस रैली से संबंधित तमाम खबरों को और पल पल की रिपोर्ट को और वहां जो कुछ हो रहा है उसका सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट आप हमारे चैनल पर सुबह 9:30 बजे से देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों का। श्रवण गर्ग साहब आपका और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको नहीं ले पाया। आपका